चलिए, अभी ना आपको समझना पड़ेगा कि हम जो ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, इसका मतलब क्या है। आप लोगों ने पहले कभी ये शब्द सुना है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र सुना है कभी, किसी ने, कोई बच्चे ने सुना है क्लास में? अर्थशास्त्र यस मैम। है ना? यस हाँ, मैम। ओके। तो अभी हमको ना समझना पड़ेगा कि ये अर्थशास्त्र क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप ना साइड में ये जो पिक्चर दी गई है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है, क्या है वो वर्ड, क्या लिखा है? बिजनेस। दिख रहा है सभी को? ठीक है, मैम दिख रहा है। ओके। चलिए, अभी अर्थशास्त्र क्या है। अभी देखिए, इसको अगर हम देखें ना, अर्थ और शास्त्र, तो अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी, पैसा। तो हम अगर देखा जाए तो अगर आप घर गृहस्थ में देखेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए हम कोई जॉब पे जाते हैं, हम कोई काम करते हैं, किसी का माइक ऑन है तो ऑफ रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। हम कहीं जाते हैं, कोई जॉब पे जाते हैं, है ना, तो मंथ के एंड में या महीने के एंड में हमें पगार मिलती है ना, जो बड़े, यस है ना। मैम। तो हम उस पगार से क्या करते हैं, अपना घर का जो भी खर्चा है वो चलाते हैं। और चलाने के बाद हम क्या कोशिश करते हैं कि घर का खर्च भी चल जाए और हमारा कुछ बच भी जाए, यानी कुछ बचत भी हो जाए। तो ये अगर मैं आपको सिंपल, है ना, मैम मतलब सेविंग ना। हाँ, सेविंग्स, वेरी गुड। तो मतलब क्या होता है, ये जो हम इनकम करते हैं, जो हमें मिलता है, जो हमारा रोजगार होता है, और रोजगार के बाद महीने के एंड में जो हमारी बचत होती है, इसको बैलेंस करके ही ना हर एक घर चलता है ना। हम हर, अगर मान लीजिए हम हमें कोई 10 रुपए देता है, तो हम ट्राई करते हैं ना 10 रुपए में से मैं ये भी खरीदूं, मैं ये भी खाऊं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं। तो ये क्या है, ये जो आपकी जो पैसा है ना, जो आपके पास जो मनी है, जो पैसा है, उसको आप एक प्लान कर रहे हैं, है ना, कि मैं ये भी खरीदूंगी, मैं ये भी खाऊंगी, मैं इधर भी जाऊंगी, मैं उधर भी जाऊंगी। तो ये जो प्लानिंग है ना, इस प्लानिंग को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया, जिसको हम ग्रीक में पढ़ते हैं। उसका मतलब मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। लेकिन एक घर गृहस्थ को चलाने का जो कला है, यानी आपके पास जो पैसा है, उस पैसे से आप कैसे आपकी जो भी जरूरतें हैं उसको प्लान करते हैं, उसको कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो राइटिंग दी गई है, तो आप इसको पढ़िए और इसको देखिए कि ग्रीक शब्द जो होता है ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, है ना, तो इस ओइकोनोमिया शब्द से इकोनॉमिक्स का क्या हुआ है, वो आया है ना, उसका जन्म हुआ है। तो ग्रीक लोग जो थे ना, उन्होंने इस शास्त्र को क्या किया था, जन्म दिया था, इसको पढ़ा था। और देखिए, इसका मतलब भी देखा है, कुटुंब व्यवस्था, यानी आप अपने घर को कैसे चला रहे हैं। ठीक है, तो हम घर को कैसे चलाते हैं, हम प्लान करते हैं, ठीक है ना, कि महीने के स्टार्टिंग में हमें बाजार से ये लेना है, हमें इलेक्ट्रिक का बिल भी देना है, हमें टेलीफोन का बिल भी देना है, हमें मार्केट भी जाना है, हमें फीस भी देनी है, मतलब बहुत सारी हम प्लानिंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा हमारे पास आता है, इसको हम कैसे प्लान कर रहे हैं, है ना। ये प्लानिंग जो होती है ना, ये एक घर से शुरू होती है, फिर ये पूरे समाज में जाती है, समाज से ये देश में जाती है। तो जो आज आप देख रहे हैं ना, हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी सरकार है, वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, सड़क भी बनाती है, स्कूल भी बनाती है, पानी भी देती है, बहुत बहुत चीज करती है। ये किस में आता है, तो गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जो पैसा आता है, वो डिसाइड करती है, वो एक निर्णय लेती है कि उस पैसे से मैं कैसे लोगों को अच्छा सड़क भी बना के दूंगा, लोगों को मैं घर भी बना के दूंगा, लोगों के लिए मैं अच्छा सा व्यवस्था करूंगा कि अच्छे स्कूल कॉलेजेस बन जाए, लोगों को मैं अच्छे से ना प्रोटेक्ट भी करूंगा, जैसे डिफेंस में आर्मी वगैरह, ये सब अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती है। तो इसको कहा जाता है ना बड़े से देश को चलाना। यानी जब हम छोटे से लेकर के बड़े तक जाते हैं, ये पूरा जो हमारा एक एक होता है ना, एक एक मार्गदर्शन, ये सब करता है इकोनॉमिक्स, या जिसको अर्थशास्त्र हम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए ना, पिक्चर में ही बहुत क्लियर है। मेरे पास मेरा एक फोन है, तो मैं देख रही हूँ
इस फोन से लेके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ऑनलाइन जिसको आज हम कहते हैं। फिर है ना, फिर उससे हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए यहाँ पे ये जो पिगी बैंक है, यहाँ पे हम पैसे बचा भी रहे हैं। और ये जो चार्ट ये बना हुआ है ना, ये ग्राफ, ये आप मैथमेटिक्स में करेंगे। तो जब हम जो ये इकोनॉमिक्स के जो भी हमारे पास मतलब जो आते हैं ना, जो परिसंख्यान या जो आता है ना कि इतना परसेंटेज, इनको हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये सब जो चीज आप देख रहे हैं ना, जो ये मार्केट का उतार चढ़ाव, कभी पैसे का बढ़ जाना, कभी पैसे का घट जाना, कभी चीजों की मूल्य वृद्धि होना, कभी चीजों का दाम घट जाना, ये सब आता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर है? कोई Yes, डाउट? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, तो ma'am. ये Clear इकोनॉमिक्स है. है। यहाँ पे Yes, एक ma'am. और Clear. चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स के जो वो है, यानी इकोनॉमिक्स शब्द की जो हमने उत्पत्ति तो देख ली, अभी हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स की ये जो बैलेंस शीट आपके बुक में दी गई है, देखिए पूरा खर्चा है घर का, कैसे कैसे चलना है। और यहाँ भी दिखाया गया है कि ओ इकोनोमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति आई है। अभी आपको देखना पड़ेगा एक चीज, ये देखिए इनका एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है। इनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है राष्ट्रयाची संपत्ति, यानी जो देश की संपत्ति है उसका उसको वो क्या है। तो इन्हों की जो किताब थी, ये लिखने के बाद ही ये बहुत प्रसिद्ध होने लगे, और इनको कहा जाता है इकोनॉमिक्स का जनक, यानी इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने जो है ना, इन्होंने इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति की थी। इनके बाद ही इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाना चालू हो गया। ठीक है, सभी जानने लगे कि अच्छा, ऐसे करके अगर घर गृहस्थ भी चल सकती है, तो ऐसे करके एक देश भी चल सकता है, समाज में भी हम ऐसे करके हमारी जो हमारे पास जो पैसा है उसको हम कैलकुलेट करके या उसको हम नाप के चल सकते हैं। तो इन्हों का ही वो है ना, इनकी जो पिक्चर आपको yes, दिख ma'am. रही है, तो ये है एडम स्मिथ। इन्होंने जो किताब लिखा है, उस किताब को पढ़ने के बाद ही लोगों को इकोनॉमिक्स का पता चला और अर्थशास्त्र की जो है वो उत्पत्ति हुई। आप कह सकते हैं हमारे देश में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, मैं श्योर हूँ। अर्थशास्त्र करके कोई किताब है, किसी ने लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा है कभी? No, ma'am. पढ़ा है? बताइए तो इस किताब के साथ कौन जुड़े हैं? मैम पढ़ा नहीं हमने. अच्छा, तो जो अर्थशास्त्र सुना है हमारे देश में, जो है ना एक फेमस, बहुत फेमस ना, एक एक शास्त्रवाद थे, हिस्टोरियन भी कह सकते हैं उनको, इतिहासविद भी कह सकते हैं। उन्होंने बहुत बहुत उनके पास नॉलेज थी। आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य, कौटिल्य, नाम Yes, सुना ma'am. है ना? है ना? Yes, तो ma'am. सुना है. हाँ, तो जो थे ना चंद्रगुप्त मौर्य करके जो राजा थे मौर्य वंश के, उन्होंने जो है ना हमारे देश में जो है अर्थशास्त्र को बहुत गहरे तरीके से पढ़ा था। तो हमारे देश में भी ना अर्थशास्त्र का विराट एक भूमिका है। क्या भूमिका है? भूमिका यही है कि हमारे देश में अर्थशास्त्र ना, ये जो ग्रीक के लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, हमने भी इस सब्जेक्ट को बहुत क्लियरली पढ़ा है। इस सब्जेक्ट को लेके हमारे भी जो इतिहास के कैरेक्टर्स हैं, जो विख्यात बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पढ़े हुए हैं। तो जितना पुराना ये ग्रीस में है या ग्रीक देश में है, उतना पुराना ही हमारे देश में भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अर्थशास्त्र का परिचय। मैम, तो हाँ जी, मैम जैसे इकोनॉमिक का मतलब जन्म जैसे ग्रीक में हुआ था, वैसे ही हमारे ज्योग्राफी का मतलब जन्म हमारे भारत में हुआ है कि किसी और देश में? हाँ, तो ये ना आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, आपको अगर पता होगा कि मैथमेटिक्स में ना जीरो जो है ना, 0 और 1 हमारे देश में ही आया है, ये आपको पता है? यस Yes, मैम. ma'am. हाँ, है. तो किसने या किस व्यक्तित्व ने उसके ऊपर काम किया था, पता है आप लोग? यस मैम. आर्यभट्ट. हाँ, आर्यभट्ट. बिल्कुल। तो आर्यभट्टा ने किया था। लेकिन ये जो भूगोल है ना, ये भूगोल की उत्पत्ति हालांकि हमारे देश में ही है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ना, ग्रीक जो है ना, ग्रीक रोमन, ये जो साम्राज्य है ना, देखा जाता है कि इन लोगों ने ही ज्योग्राफी या भूगोल का जो नाम है, इन लोगों ने ही दिया है। हालांकि देखा जाए तो हमारे देश में भी जो भौगोलिक है ना, वो भी काफी पुराने हैं, उन्होंने भी बहुत टाइम से भूगोल पढ़ा है। लेकिन
अगर वो इतिहास हमारे पास प्राप्त नहीं है। मैंने क्यों चाणक्य का नाम किया, क्योंकि उन्होंने जो अर्थशास्त्र के ऊपर पढ़ाई की वो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास किताब है, हम बोल सकते हैं। लेकिन जो भूगोल की किताबें हैं ना, भूगोल की किताबों में रोमन्स को, ग्रीक्स को, इंग्लिश जो लोग थे, जो ब्रिटेन के, उनकी ज्यादा किताबें हैं हमारे पास। उसके बाद भारतवर्ष की किताबें आती हैं। तो देखा जाता है कि जो ग्रीक में, रोम में ही ना, वहां पे ही भूगोल की ज्यादा उत्पत्ति देखी जाती है, क्योंकि हमारे पास उसको साबित करने के लिए परिचय है, हमारे पास कोई सबूत है। इंडिया उसके बाद में आता है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अभी हम देखेंगे, देखिए, बहुत जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ हम भूगोल को जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने भूगोल की एक क्वेश्चन पूछी ना, तो मैं बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छी बात है कि हम इकोनॉमिक्स में भी भूगोल को जोड़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि दो ग्रीक शब्द से आए हैं, ओइकोनोमिया, मतलब घर को कैसे चलाना है ना। अभी हम देखेंगे कि ये देखिए, मतलब जो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो कैसे बैलेंस कैसे होती है, वो कैसे बनती है, वो क्यों होती है, और उसका मतलब उसकी उत्पत्ति से देश भी कैसे चलता है, उसको आज हम जानेंगे। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं ना, तो ये आप लोग भी समझ जाएंगे। बात ऐसी है कि भूगोल के एंगल से सोचेंगे तो मान लीजिए एक जगह पे आपको बहुत बहुत ना, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वहां पे पदार्थ आपको मिलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छे पदार्थ वहां पे मिलते हैं, बहुत खेती बाड़ी वहां पे संभव है, तो लोग वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप लोग ही बताएं मुझे। जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। है ना। तो यस वहां पे मैम। क्या होगा, वहां पे कृषि जरूर काज जाएंगे। है ना, बिल्कुल। वहां पे जाएंगे, वहां पे ना वो अपना काम करेंगे। तो क्या होगा, उस जगह पे लोग जाएंगे, उस जगह पे खेती बाड़ी होगी। अगर खेती बाड़ी होगी तो क्या होगा, वहां पे जो फार्मर्स हैं वो वहां पे काम करेंगे। फिर काम करने के बाद वो वहां पे क्या करेंगे, वो जो फसल फले उगेगी ना, उन फसल को लेकर के वो फैक्ट्रीज में जाएंगे, है ना। फैक्ट्री में जाके उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, फिर उसको अच्छे से पैक करेंगे, फिर उस सामान को लेकर के क्या करेंगे, मार्केट या बाजार में बेच देंगे, है ना। बेच देंगे। तो बेच देंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए, ये जो हमने जर्नी तय की ना, किससे जर्नी तय की, फील्ड से। यानी हमने जमीन से लेकर के मार्केट तक एक जर्नी तय की। यानी जो सब्जी खेत में उगते हैं या जो फसल खेत में उगते हैं, उनको हमने ले जाके डायरेक्ट मार्केट तक लेके गए, और मार्केट में हमने वही सामान बेचा जिसकी डिमांड है ना। मान लीजिए आजकल देखा जाता है कि मार्केट में जो है ना, बहुत ज्यादा टेलीफोन यानी ये मोबाइल फोन्स का डिमांड है। अगर हम वो वाले फोन लेके आए जिसमें आपको वायर से हलो हलो करना पड़ता है, कोई लेगा क्या, बताइए ना, पुराने नहीं जमाने मैम, के कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा। ये जो आपको दिखाया गया है ना, इस पिक्चर में वही दिखाया गया है कि मार्केट में जो बनाते हैं, यानी जो चीज बनाया जाता है, उनको प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। तो अगर बोल दीजिए, जो फैक्ट्री में जो काम करता है वो हमारे लिए चीजें बनाते हैं, ये जो मशीन्स बनते हैं, ये जो बर्तन बनते हैं, ये जो भिन्न भिन्न आयरन एंड स्टील के चीजें बनती है, तो जो चीजें जो बनाता है उसको उत्पादक कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये पत्थरों को तोड़ करके फैक्ट्री में वो बनाया गया। ठीक है। अब बनाने के बाद जो फाइनल तैयार होके आया, उसको क्या करना है, जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास तैयार होके आया, जो फाइनल चीज मेरे पास तैयार होके आई, क्या उसे मैं अपने पास रख दूंगी, बेचेंगे मैम, उसे बेचेंगे, बेचना पड़ेगा। बेचेंगे। तो हम किन्हें बेचेंगे, किनको बेचेंगे, जो लोगों को। जी, लोगों को। किन लोगों को, जो मार्केट में आए हैं खरीदने के लिए, है ना। यस मैम, जिनको ज्यादा जरूरत जिनको ज्यादा जरूरत है। बहुत बढ़िया। है। तो देखेंगे, तो ये जो चीज मुझे बनानी है ना, इसके लिए मुझे मनी चाहिए, पैसा चाहिए, लेबर, यानी मुझे मुझे और क्या यस मैम। चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लिए काम कर पाए, है ना। जो श्रमिक जिसको कहते हैं, श्रम देंगे जो, उनको लेबर कहा जाता है, लेबर। तो मुझे कुछ बनाने के लिए पैसा भी डालना पड़ेगा, मुझे लोगों को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो काम करके मुझे नया सामान बना के देंगे। और जो मेरा फाइनल बनेगा, क्या बनेगा, गुड्स, यानी जो फाइनल सामान बनेगा, और सर्विसेज, इसको मैं आपको सेपरेटली समझाती हूँ। तो मेरे पास जो सामान आएगा, उस सामान को मैं बेच दूंगी। और देखिए, ये जो आदमी है ना,
ये खड़ा होके वो खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पे ना भौगोल कैसे आता है या भूगोल कैसे आता है, सॉरी, भूगोल यहाँ पे ऐसे ही आता है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे उत्पत्ति हो रही है, उसकी जो डिमांड है या उसकी जो उत्पत्ति जो हो रही है ना, उसको वहीं पे बेचा जाना चाहिए जहां पे उसका डिमांड है, जहां पे लोग उसको चाहते हैं। अगर मैं जिस स्थान पे रहती हूँ वहां पे कॉटन के कपड़े ज्यादा है, तो मुझे ऐसे कपड़े कहाँ पे बनाने चाहिए जहां पे गर्मी ज्यादा है। अगर मैं कहीं, कश्मीर। हाँ कश्मीर, मैं ठंड के कपड़े बना रही हूँ, तो ठंड के कपड़े मैं कहाँ बेचूंगी, क्या वो राजस्थान। ठंड के कश्मीर कपड़े में, कश्मीर में बेचेंगे, लेकिन कश्मीर में मैम। गर्मी के कपड़े कहाँ बिक सकते हैं, महाराष्ट्र में बिक सकते राजस्थान, हैं, राजस्थान में, राजस्थान में। है ना। तो ऐसे, राजस्थान में मैम। तो अभी आपको Yes. समझ में आया कि भूगोल कैसे इकोनॉमिक्स में आता है। भूगोल आपको बता देगा कि आपके जो पदार्थ है या आपकी जो चीजें हैं वो कहाँ है। अब उसके लिए वहां पे मार्केट बनाना किसका काम है, इकोनॉमिक्स का काम है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, है ना। ma'am. वो मुझे ना भूगोल ना, मुझे ना वो जो सामान है वो मुझे प्रकृति में सिर्फ दे देगा, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है उसके लिए मार्केट बनाना, उसको बनाना। मत मान लीजिए मेरे पास कॉटन है, कॉटन ऐसे छोटे छोटे बॉल्स की तरह मुझे मिल गए, अब उस कॉटन से कैसे मैं कॉटन के कपड़े बनाऊंगी, वो कपड़े बनाना भी मुझे, और उस कपड़े को बेचना मुझे इकोनॉमिक्स सिखाएगा। ठीक है। तो इसीलिए फैक्ट्री में जब कोई जाता है, फैक्ट्री में जब हम कोई सामान भेजते हैं तो वो कच्चा होता है, उसको पक्का बनाने का काम होता है, उसको फाइनली बनाने का काम होता है इकोनॉमिक्स का। मतलब बनेगा तो भूगोल के स्पष्टीकरण से ही, भूगोल ही उसको पूरा एकदम कच्चे फॉर्म से पक्का बनाएगा, लेकिन कैसे बेचना है, किधर बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब काम है इकोनॉमिक्स का। तो Yes, ma'am. और कुछ मुझे बताएगा। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो ये है भौगोलिक स्पष्टीकरण इकोनॉमिक्स का। अगर आपको बताया जाए कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में क्या संबंध है, तो आप सिंपल में बताएंगे कि भूगोल मुझे बताएगा कि चीजें कहाँ मिलती है, लेकिन इन चीजों को कैसे बेचा जाए वो मुझे सिखाएगा इकोनॉमिक्स। जिस स्थान पे जो चीज उपलब्ध नहीं है उस स्थान पे हम वो चीज नहीं बना सकते, और उस स्थान पे हम वो चीज बेच भी नहीं सकते। अगर मैं कश्मीर में जाके कॉटन के कपड़े खरीद बेचूंगी, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो वहां पे इकोनॉमिक्स मेरा डाउन हो गया, मैंने गलत इकोनॉमिक्स ले लिया, मेरी जो पॉलिसी है वो गलत हो गई। ठीक है। तो अब तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्या शुरू करेंगे, कितने कितने प्रकार के हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे समाज में कितने प्रकार के हैं। ठीक है। कितने, इकोनॉमिक्स क्लास मैम। हाँ, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, यानी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है, कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है। इसके लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए ये ना एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए नीचे कितने लोग हैं, उसके थोड़े ऊपर है, उसके थोड़े ऊपर है, और थोड़े और ऊपर जाते जाते ना लोग और भी कम होते जाते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये भावंडली शाही अर्थव्यवस्था, या भांडवलशाही। हाँ, या इसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो कैपिटलिज्म, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कैपिटल का मतलब ना, हाँ, कैपिटल का हम जानते हैं ना कि भूगोल में राजधानी, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, ये उसी से रिलेटेड है ना, उसी से रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली या दिल्ली। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसी एंगल में चीजों को समझेंगे। देखिए कैपिटल का मतलब है राजधानी, लेकिन भूगोल, हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के एंगल में ना कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। तुम्हारे पास कितना कैपिटल है जिससे तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मेरे पास 500 रुपए है जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो कैपिटल का मतलब, अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई बोले व्हाट इज द कैपिटल, ये कैपिटल क्या है, तो आप समझेंगे कैपिटल वो मूल धन है जिससे आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके। तो आगे चलेंगे। अभी इसको कहा जा रहा है, इसको भी कैपिटलिज्म क्यों कहा जा रहा है, यानी जिसके पास धन होगा वही क्या करेगा, राज करेगा। देखिए ऊपर ना 3 हमें राजा रानी मिल रहे, उसके नीचे और थोड़े, उसके नीचे और थोड़े। तो क्या होता है ना, ये कैपिटलिज्म की जो व्यवस्था है या भावंडशाली जो व्यवस्था है, इसमें ना लोगों को ना बहुत बहुत यहाँ पे काम करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें बनाई जाती है
और जो भी चीजें बेची जाती है उसके ऊपर कोई एक इंसान का अधिकार होता है। यानी मेरे पास पैसा है, मैं गई, मैंने सामान को खरीदा, मैंने सामान को बेचा और मैं ही बेचने वाली हूँ। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास सामान है, मेरे पास पैसा भी है, मैं लोगों को मेरे नीचे काम कराऊंगी और इतना काम कराऊंगी, इतना काम कराऊंगी कि उनको पगार भी मैं कम दूंगी, इतना कम दूंगी कि उनको, हाँ बहुत कम। जैसे वो आप लोगों ने जमींदारी सिस्टम पढ़ी होगी हिस्ट्री में, है ना? यस मैम। तो ये जो कैपिटलिज्म या ये जो भावंडलशाली अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल जमींदार के जैसे, जमींदारी सिस्टम के जैसे है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनसे ज्यादा लेते हैं और कम देते हैं, उनको है पगार में कम देते हैं। और जो भी यहाँ पे ना व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था, यहाँ पे सब आर्थिक व्यवस्था एक इंसान के हाथ में होता है। वही इंसान बनाता है और वही इंसान बेचता भी है, वही इंसान सब कुछ कंट्रोल करता है। जो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया ना, ये जो प्रीवियस हमारी स्लाइड थी, एक सेकेंड, यस मैम। है ना? प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया कि हमें पैसा भी चाहिए, हमें लोक बल भी चाहिए, और उसके बाद पैसा चाहिए, लोक बल चाहिए, हमें जमीन भी चाहिए जिसके ऊपर हम फैक्ट्री बनाएंगे, और हमें एक मार्केट भी चाहिए जिससे हम चीजों को बेच सकते हैं। लेकिन ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए ना, ये चारों ही फैक्टर्स, ये जो भवंडशाली व्यवस्था है, ये चारों ही फैक्टर्स में ना कोई एक इंसान के पास जमीन होती है, एक इंसान के पास सब कुछ होता है, फैक्ट्री भी होती है, उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास वो पैसों से ना श्रम को खरीदता है और कम पैसों से खरीदता है और ज्यादा काम कराता है। इसलिए देखिए ये नीचे की जो श्रेणी है ना, उसके ऊपर देखिए कितने लोगों का प्रेशर है, 4 पिलर्स उसके ऊपर खड़े हैं। तो ये श्रेणी सबसे दुखदाई श्रेणी होती है, दुखद श्रेणी होती है। दुखदाई कौन होते हैं? ये जो ऊपर वाले लोग, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। तो इसको कहा जाता है कैपिटलिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सरकार कुछ नहीं करती, कोई एक कंपनी होती है जो वो पूरा चलाती है और पूरा करती है। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। मैम ये हिस्ट्री में पढ़ा है मैम हमने। हाँ ये जी। था। कोई मैम, एक क्वेश्चन में मुझसे था मैम पूछना ये। जी जी। मैम मतलब ऐसे लोग अर्थ का मतलब गलत उपयोग करते हैं। टू सम एक्सटेंट, थोड़ा गलत ही करते हैं। जैसे आप पुराने जापान में जाएंगे ना, रशिया में चले जाएंगे पुराने जमाने के, वहां पे ना ये ना बहुत ऐसी एक श्रेणी थी। जैसे आप ना, आई थिंक आप हिस्ट्री में थोड़े टाइम बाद ना ये लेनिन पढ़ेंगे, फिर मार्क्सिज्म, ये सब चीजें आप लोग पढ़ेंगे। तो इतना कष्ट वो जो ये जो नीचे की श्रेणी है ना, तो वो देते थे उनको, कि इन लोगों ने ना इनके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया, और वही से ना एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसको अभी हम पढ़ेंगे सोशलिज्म। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। तो ये देखिए, मतलब ना आप ना बिल्कुल एक के बाद एक पढ़ेंगे। ये भवंडलशाली अर्थव्यवस्था में लोगों को इतनी मुश्किल होने लगी कि एक ही इंसान उनके ऊपर इतना टॉर्चर करता था, इतना उनसे काम कराता था, पगार कम देता था और खुद बड़ा बन के दूसरों को छोटा करता था। तो उनको लगा ना कि हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सबके साथ ना सेम हो, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम नहीं। वो कौन होगा? वो जरूर सरकार होगा, ठीक है, गवर्नमेंट होगी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? कैपिटलिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। नाम से ही समझ में आ रहा है समाजवादी। क्या मतलब हो सकता है इसका? मतलब समाज की अर्थव्यवस्था समान न्याय होगा और समाज की हित की होगी वो व्यवस्था। हाँ, तो इसका मतलब आप लोगों ने मोरलेस ठीक ठाक ही समझाया। समाजवादी यानी समाज की हितकारी, जो समाज को सोच करके सब डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही पॉकेट भरता रहे और बाकी लोग गरीब होते रहे, नहीं। तो इसमें भूमिका रहती है सरकार की। तो ये जो चीजों को बनाना, चीजों को बेचना, सब कुछ करना, स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका। जहां पे सरकार कुछ भी करती है, लेकिन वो इसलिए करती है ताकि देशवासियों का हित हो, वो अपने लिए कुछ नहीं सोचती। तो ये जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उसको एंजॉय करते हैं, ये सब सरकार किस लिए करती है? हमारे लिए करती है,
ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा चाइना में। चाइना में ना प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे सब गवर्नमेंट है। प्राइवेट का मतलब क्या, कोई एक इंसान उस चीज को चला रहा है, उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट आ जाता है वहां पे फॉर गवर्नमेंट, एग्जाम्पल प्राइवेट स्कूल मैम। हाँ प्राइवेट स्कूल्स होता है अलग, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स आ जाती है सोशलिज्म में। लेकिन सोशलिज्म या समाजवादी एक पूरे देश का मामला है ना, जैसे कैपिटलिज्म या भवंडलशाही एक पूरे देश का मैटर था। लेकिन ये सिर्फ सेपरेट है, जैसे भवंडलशाही व्यवस्था में सिर्फ इनका ही चलेगा, समाजवादी में सिर्फ सरकार का ही चलेगा। लेकिन नहीं, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में है मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पे प्राइवेट भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। समझ में आया सभी को? सबसे इजी चीज यस है मैम। है ना। जैसे हमारे स्कूल, हमारे देश में आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है ना। यस जो बिजनेस करता है, प्राइवेट ऑफिस भी है, गवर्नमेंट का ऑफिस भी है, प्राइवेट भी बिजनेस है, गवर्नमेंट का भी अपना है। तो बिजनेस ऑफ कोर्स प्राइवेट ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी अपना जॉब है ना, प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है। तो मिश्र अर्थव्यवस्था में इंडिया का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे ना आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइवेट लोगों को, यानी कैपिटलिज्म, मतलब जिसके पास पैसा है वो अपनी कंपनी बना सकता है, वो अपना सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की भी भूमिका रहती है, गवर्नमेंट भी अपना स्कूल चलाएगी, गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी खोलेगी, गवर्नमेंट भी लोगों को जॉब देगी, सब कुछ करेगी। लेकिन लेकिन कोई भी नागरिकों के ऊपर शोषण नहीं कर सकता। और अगर ये कैपिटल वाले आ गए, ये भवंडलशाही व्यवस्था फिर से चलाने लगे, तो गवर्नमेंट जो है उनको कट कर देगी, उनको अलाउ ही नहीं करेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना, मिश्र अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ी जो एडवांटेज हमारे पास आती है कि अगर कैपिटल लोग ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट आके उनको खत्म कर देती है कि आप लोगों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं कर सकते। तो कैपिटल लोगों की ना, हाँ जी मैम, मतलब हमने यहाँ पर कैपिटल की अर्थव्यवस्था देखी थी। मैम, वहाँ पर मतलब वहाँ के लोगों पर मतलब गरीब लोगों पर ऐसा अत्याचार होता है। तो हमारे संविधान में उनके लिए कौन सा मतलब उनके लिए कानून की सजा तो होगी मैम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आप लोग जैसे सिविक्स में पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में पढ़ते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा जो संविधान है, वहां पे ना फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि हमारी मिश्र अर्थव्यवस्था है ना। तो मिश्र अर्थव्यवस्था के कारण वहां पे फिक्स कर दिया गया है कि हमारे देश में ना एक पर्टिकुलर पगार है, उस पर्टिकुलर पगार के नीचे किसी भी इंसान को तो मिल नहीं सकता। किसका कैमरा ऑन है प्लीज ऑफ करेंगे, सॉरी माइक ऑन है प्लीज ऑफ करेंगे। प्रतीक का ऑन है। यस मैम, प्रतीका ऑन था। माइक ऑफ कर मतलब देंगे। ये- ओके चलिए, अभी मैं फिर से स्टार्ट। हाँ, तो क्या है ना, हमारे देश में ना ये फिक्स कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर सैलरी है, एक पर्टिकुलर पगार है जिसके नीचे आप दे नहीं सकते। अगर कोई देता है तो हम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, हम जाकर के सरकार को बता सकते हैं। तो सरकार उस इंसान के अगेंस्ट या उस इंसान के खिलाफ कोई व्यवस्था लेगी, उसकी बिजनेस बंद भी हो सकती है, और उस इंसान को जितना पगार मिलना चाहिए उतना बनेगा। यही एडवांटेज है मिश्र अर्थव्यवस्था में कि कोई लोगों को ना ऐसे करके टॉर्चर भी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को यूज भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो हक का है वो उनको मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप जो जो लोग है ना, जिनको अपना बिजनेस सेट करना है, जिनको अपना कुछ बनना है, वो भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी अपना चला सकती है। तो दोनों का बैलेंस चलता है। जैसे देखिए हमारे देश में ना रिलायंस कंपनी भी है, लेकिन हमारे देश में इंडिया का अपना मोबाइल का कंपनी भी है, बीएसएनएल भी है ना। तो इसको सिखाते हैं अर्थव्यवस्था, वो भी मिश्र वाला। समझ में आया सभी को? यस जैसे हमारे देश में देखिए आईआईटीज है, आईआईएम्स है, वैसे ही हमारे देश में प्राइवेट अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी है ना। आई हैव डाउट। जैसे ओके, भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल है, वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, किसी के पास ना एक डाउट था, प्लीज बताएंगे क्या डाउट है। मैम प्लीज मुझे एक बार फिर से मिश्र अर्थव्यवस्था बताएंगे, जी बिल्कुल वॉइस बताएंगे। कट हो गया था। जी जी जी। बिल्कुल समझ। तो मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंसान या कैपिटल वाले या जिनके पास पैसा है,
वो अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं और वहां पे सरकार भी अपना बिजनेस सेट कर सकती है। यानी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी है तो प्राइवेट स्कूल्स भी है, तो दोनों ये जो एक एक जगह तो सिर्फ प्राइवेट ही है, एक जगह तो गवर्नमेंट ही है, तो जो जो भवंडलशाली प्लस समाजवादी कोई व्यवस्था है तो उसको मिश्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी यहाँ पे किसी एक इंसान का अपना भी चलेगा और सरकार का अपना भी चलेगा, लेकिन क्या होगा ना, यहाँ पे सरकार से चेक करती है कि ये जो कैपिटल वाले होते हैं या जो ये भवंडरशाली व्यवस्था, ये लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, लोगों के ऊपर अत्याचार ना करे, जिसको जो चाहिए वो उसको प्राप्ति हो। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। हाँ, तो जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल्स का एग्जांपल दिया, मैंने टेलीफोन कंपनीज का एग्जांपल दिया, ऐसे ही स्कूल्स कॉलेजेस भी गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के भी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। आप लोग बताएंगे अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। बहुत इजी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एक एक करके कोशिश करके ट्राई करें, बताएं एक एक करके। यस मैम, मतलब अर्थशास्त्र का उपयोग हमारे मतलब परिवार में भी हो सकता है। जैसे कि हमारा मतलब महीने का राशन का जो खर्चा है उसका अलग से निकालना, हमारे पोशाक, हमारे जो कपड़े हैं उनके लिए कितने पैसे बचा के रखने हैं उसका ये अलग रखना, और हमारा मतलब हम वैद्यकीय जो खर्च होता है वो भी अलग रखना, और हमारी जो सेविंग होती है उसके लिए भी पैसे बचा कर रखना। इसका महत्व हो सकता है हमारे मतलब कौटुंबिक जीवन में। अर्थशास्त्र का ये महत्व है जी, तो इसका और मतलब, मैम, हाँ जी हाँ जी जी, और जिस प्रकार से हम घर का सब कुछ तय करते हैं, घर में जैसे महीने का खर्चा वो तय करते हैं, वैसे ही देश का भी तय होता है। देश के विकास के लिए अर्थशास्त्र का महत्व बहुत ज्यादा है। जी, तो अर्थशास्त्र अगर हम, हमें जी देश जी का विकास करना है तो आर्थिक विकास होना चाहिए पहले। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र का अभी क्या है ना, मेरे पास मेरी इनकम कितनी है और मैं खर्चा कितना कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो अर्थशास्त्र मुझे सिखाती है। तो ये देश के लिए जितना एप्लीकेबल है, देश के लिए जितना उपयोगी है, घर के लिए ही उतना ही उपयोगी है। हम अगर देखते हैं ना कि हमारे पास कम पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी से मांगते हैं। सरकार क्या करती है, लोन लेती है, दूसरे देशों से लोन लेती है, हम भी लोन लेते हैं, है ना। तो यही है अर्थव्यवस्था का सिस्टम, कि अगर आपको पता चल जाए ना कि मेरे पास कितना है और मैं कितना कर रही हूँ, तो ये जो इनकम का और आपके खर्चे का एक बैलेंस आ जाता है ना, इससे हम घर को अच्छे से चला सकते हैं, देश को भी अच्छे से चला सकते हैं। और जब सरकार यहाँ पे आती है तो ये सामाजिक विकास लाती है। कैसे? सरकार को पता है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च करने से समाज का विकास होगा, है ना। क्या मैं इनकम पे करूं, क्या मैं सड़कों के ऊपर करूं, क्या मैं पानी के ऊपर करूं, क्या मैं खेती के ऊपर करूं। तो सरकार हमारे लिए भिन्न भिन्न योजनाएं बनाती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे समय समय ना ये योजनाएं पर, जैसे सरकार करते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बच्चों को स्कॉलरशिप देना, फिर ये जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए रिजर्वेशन करना। तो ये जो विकास है ना समाज के लिए, मानवता के लिए, ये सरकार ही हमारे लिए करती है। कैसे? अर्थव्यवस्था के द्वारा, क्योंकि उनको पता है, अर्थव्यवस्था के द्वारा उनको पता है कि कौन से क्षेत्र में उन्नति की जरूरत है, कौन से क्षेत्र में कमी है, कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ने से देश और आगे बढ़ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको सोशलिज्म या समाजवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ाया, तो इकोनॉमिक्स का ये भी महत्व है ना कि वो समाज को आगे लेके जाता है। ठीक है। यस मैम। यस ओके, मैम। एक और भी, ये देखिए कुटुंब का व्यवस्था, इसका मतलब क्या हो गया कि दो देशों में ना अच्छी दोस्ती कराने में भी अर्थशास्त्र की भूमिका है। कोई मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करेगा, कुटुंब व्यवस्था? मैम मैंने अभी बताया था। हाँ जी, किसी और को और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? घर तो हम चला लेते हैं, देश को भी हम चला लेते हैं, लेकिन दोनों देशों में हम कैसे, मतलब कैसे फ्रेंडशिप कैसे होती है इकोनॉमिक्स के द्वारा? किस कोई बता, ट्राई करेगा कोई? मैम, यस कुटुंब व्यवस्था का क्या? आई थिंक मैम व्यवहाराने
मैम मैम मतलब हमारे पास मैम अगर हमारे पास ना पानी जैसे कि हमारे घर में मतलब पैसे की कमी होगी तो हम हमारे नेबर से पैसे उधार लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको बाद में देंगे। वैसे ही हमारा जो देश होता है वो किसी और देश से पैसे जैसे आपने बताया कि लोन लेता है, उसी बीच उनके साथ फ्रेंडशिप होती है। चलिए अभी ना मुझे साक्षी बताएंगे। ओके मैम। मैम जब घर में अर्थ का व्यवस्थापन अच्छे तरीके से होता है, जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं उसमें हमें कुछ कुछ पैसे अलग रखने चाहिए और इससे हमें जरूरत के समय पर मदद मिलती है और ऐसे करते करते ही सब घर में ऐसा होगा तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश की प्रगति होगी। चलिए बहुत बढ़िया। निशांत आप मुझे बताएंगे अर्थशास्त्र कैसे दोनों देशों में अच्छे संबंध बनाएगा। ट्राई करके बताएं मुझे निशांत। यस मैम मैम। मैं बताऊं? हाँ निशांत बताएंगे। अर्थशास्त्र मैम दोनों देशों में अच्छे संबंध ऐसे बनाकर रखेगा कि अगर भारत में किसी को समाज के बारे में अगर किसी को मदद लग रही है तो अगर भारत के पास पैसे ना हो तो वो लोन लेकर समाज में जो मदद चाहिए उसको मैम मैं पूर्ण बताऊं? कर सकता है। हाँ वो थोड़ा उसको बोलने दो फिर मैं सुनती हूँ सभी का। अच्छा नविष्ठा आप क्या कहना चाहते हैं? मैम अर्थशास्त्र ना जब हमारे भारत देश में कुछ हो, मतलब हमारे भारत देश में पानी ज्यादा है और बाहर के देश में पानी अगर ना हो तो हम उनको पानी देते हैं और हमारे देश को अगर तेल की पेट्रोल डीजल की जरूरत हो तो हम उनसे लेते हैं। तो इससे हमारी फ्रेंडशिप बन जाती है मैम अच्छे से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस चीज की मैम कमी मैं हमें है। बताऊं? अच्छा ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। मैम जब हम स्वयं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तब मैम हम सब गांव वासियों को बता सकते हैं कि आप सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा बचाकर पैसों को एक जगह बचाना चाहिए और सबने जब सब लोग ऐसा करेंगे तब हमारे राष्ट्र और देश का विकास होगा। हाँ बहुत बढ़िया, यानी हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे सेविंग्स करना होता है, कैसे जम के रखते हैं ताकि हम भविष्य में उसको यूज कर सके। बहुत बढ़िया, मैम मैं बहुत आए बढ़िया। अच्छा से मैम अभी न्यूज़ में आया था कि इंडियन आर्मी एंड आई थिंक अमेरिकन आर्मी उन दोनों में दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि अगर आगे फ्यूचर में कोई बड़ी जैसे यूक्रेन में अभी लड़ाई चल रही है वैसे अगर हम पे आई तो हम दोनों का साथ दे सकते हैं। इसके लिए भी फ्रेंडशिप की भी जा सकती है। अभी न्यूज़ हाँ में जी। आया था कि अमेरिका एंड इंडिया ने दोस्ती की है, वो अभी क्या बोलते हैं हम्म उसको, फाइटिंग के लिए हम्म। इन दोनों को हेल्प कर रहे हैं। सो आई राइट। थिंक इसकी वजह से भी फ्रेंडशिप हो सकती है। या सही बात है। तो अब क्या है ना, जैसे थोड़े दिन पहले ये भी आया था न्यूज में कि इंडिया और कनाडा में भी ना थोड़ी बहुत अनबन चल रही है। तो कब दो देशों में फ्रेंडशिप होती है, जब मेरे पास कोई चीज ज्यादा है और इनके पास कोई चीज कम है तो हम शेयर कर लेते हैं। तो हम इसको एक्सचेंज कहते हैं, है ना। तो मेरे पास जैसे तेल की कमी है तो मैं तेल को मिडिल ईस्ट से लेके आ रही हूँ, अरेबियन कंट्री से लेके आ रही हूँ। और मेरे मैम पास, है ना, तो हम ऐसा कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत अच्छे ना, बहुत फसल है मेरे पास, तो मैं अपने अनाज को दूसरे देशों में बेच रही हूँ जिनके पास उतना अनाज नहीं है, जैसे कि दुबई वगैरह, वहां पे तो उतनी खेती बाड़ी होती नहीं। तो ऐसे दो देशों में मिलावट होती है, फ्रेंडशिप होती है।
तो ऐसे करके क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति होती है इन दोनों देशों में। ठीक है, मैं यही कहना चाह रही थी आप लोगों से। चलिए, ओके, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, जी जी जी। मैम हम अनाज के बारे में इस पर और भी एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जो धान्य होता है हम उसे पिकाते हैं और बाहर के देश में देते हैं। और उसकी तरह हमें भी फ्रेंडशिप होती है, वो हमें कुछ हाँ देते जी, हैं और हमें जो हमारे बराबर। यहाँ इसके बारे में भी हम जो हम्म, धान्य पिकाते हैं वो थोड़ा थोड़ा बचा के हम बाकी देशों को भी देते हैं। इसे भी जी, हम बहुत अच्छी। तो हाँ हम ये अपने बताइए। देश में भी ये करते हैं, दोनों देशों में करते हैं, अपने देशों में 2 राज्यों में करते हैं, है ना, ऐसे करते यस मैम। हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, या कहते हैं अर्थव्यवस्था से जागृत। यानी इसका मतलब क्या है, जागतिकीकरण का मतलब है तो आप एक जगह में, लेकिन पूरे दुनिया का सामान आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब का मतलब क्या है, ये पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी को ग्लोब कहा यस जाता है। मैम। इस पूरी यस पृथ्वी के कहीं तो अमेरिका है, कहीं तो इंडिया है, कहीं तो अफ्रीका है, कभी तो कुछ है, कभी तो किधर है किधर है। अगर एक जगह पे बैठ के आपको सब कुछ मिल जाता है, उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी अर्थव्यवस्था से जागृतिकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी आप इंडिया में है, लेकिन आप इंडिया में बैठ के आपको अमेरिका के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आप अफ्रीका में है, अफ्रीका के बैठ के आपको यूरोप का प्रोडक्ट मिल रहा है, यूरोप की कंपनी आ रहे हैं, यूरोप के लोग आ रहे हैं। हाँ जी, मैम, जैसे कि अब ऑनलाइन में ना मतलब लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से देश से भारत में ऑर्डर कर रहे हैं कुछ तो हाँ ऑनलाइन ऐसे ना। हाँ, देखो बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आपने दिया, बहुत बढ़िया। मैं इंडिया में बैठ के कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे मिल गया है। ये देखिए, आज मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, नेट, इंटरनेट के द्वारा। ये इंटरनेट भी क्या है, दोनों जगह को जोड़ रहा है। ये भी तो ऑनलाइन है, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का ही हिस्सा है ना। तो देखिए, और एक चीज और भी है ना, लोगों को अगर नौकरी मिलती है तो वो विदेश चले जाते हैं ना, पढ़ाई के लिए भी विदेश चले जाते हैं, है ना, है कि नहीं, है ना। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि उस देश का जो गवर्नमेंट है वो इस देश के लोगों को अलाउ कर रहा है कि हाँ तुम आओ, आकर के मेरे देश में काम करो। ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है ना, कोई एक हिस्से से आप दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, हाँ जी मैम, मैम। मैं है ना। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नो मैम हाँ मैम मुझे डाउट है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे आपने कहा कि हमारे भारत के लोग दूसरे देश में जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे अब हमारे भारत के लोग ना यूएस में जाके पढ़ाई करते हैं, जैसे बड़े घर के लोग। तो मैम यूएस के लोग हमारे यहाँ पर आकर क्यों नहीं पढ़ाई करते? नहीं करते हैं ना, हमारे यहाँ पे भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आके पढ़ाई करते हैं ना, थोड़े यस थोड़े लोग मैम। करते हैं आके, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन है, विश्व भारती, यहाँ पे आके ये लोग पढ़ते हैं ना। हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है ना, तो ये लोग आके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, आते हैं। लेकिन हम क्यों जाते हैं, हम दूसरे देशों में मोस्टली जाते हैं नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, है ना, जॉब्स के लिए जाते हैं। अगर यस किसी देश में किसी चीज की कमी है और किसी देश में अगर वो चीज ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे लोग बहुत इंटेलिजेंट है और वहां पे लोगों को ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, तो अमेरिका से लोग, अमेरिका में इंडियंस को लिया जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास एजुकेशन है, इनके पास टैलेंट है। तो ये लोग जाके वहां पे काम करते हैं और अच्छी उनको डेवलपमेंट होती है, अच्छी उनको मतलब उनका प्रमोशन होता है, अच्छा जॉब करते हैं वो लोग। तो इसको कहा जाता है, अगर अगर मान लीजिए अमेरिका गवर्नमेंट कहे कि मेरे देश में अमेरिकन के अलावा मैं इंडियंस को या किसी देश के आदमी को अलाउ नहीं करूंगी, तो क्या ये जो फ्री जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये जो फ्री फ्लो हो रहा है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, वो हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाएगी। नो मैम। और जो ये जो अर्थशास्त्र है ना, नहीं हो ये पाएंगी।
ये जो फ्री इकोनॉमी चल रही है, ये इकोनॉमी स्टॉप हो जाएगी। तो फिर अमेरिका अगर लोगों को स्टॉप कर देगी तो इंडिया का कोई सामान भी अमेरिका में नहीं जाएगा, है ना। इंडिया से ये जो नेट की कनेक्टिविटी या सर्विसेज भी बंद की जाएगी, तो लोग जाते हैं, चीजें जाते हैं, फिर एक से दूसरी जगह हमें अच्छी अच्छी सर्विस भी मिलती है, ये सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी। इंटरनेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट भी एक प्रकार का सर्विस ही है ना, वो भी स्टॉप हो जाएगा, एक प्रकार का व्यवस्था है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये टोटल जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आज अगर ये जो दो, हर एक देश के भीतर ना ये जो कुछ बाउंड्री थी कि मेरे दो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, वहां पे लोग यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये सामान वहां पे नहीं जा सकता, ये सब स्टॉप हो गया। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन पिक्चर में आई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमें पता चला कि पैसे भी भेज सकते हैं, लोग भी जा सकते हैं, सामान भी जा सकते हैं। अब कोई भी देश मेरा देश करके ना सिर्फ उस बंधायमान परिस्थिति में नहीं है, लेकिन अभी वो फ्री हो गया है, खाली हो गया कि आओ यहाँ पे सब लोग आओ, यहाँ पे बिजनेस करो, यहाँ पे जॉब करो, तुम अपना सामान भी भेजो, मैं अपना सामान भी तुम्हारे देश में बेचूंगा। तो जो ये वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड में ना हमारे ना कुछ कुछ अंदरूनी विश्वास है। मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं फॉरेनर हूँ, मैं एशियन, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया ना, ये ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आया, इसने क्या कह दिया, आप लोग पूरे विश्व के कौन हो, वासिंदा हो, पूरे देश के, पूरे विश्व के नागरिक, है ना। तो आप लोग क्या हो, आप लोग इंडियन नहीं हो, अमेरिकन नहीं हो, ऑस्ट्रेलियन नहीं हो, एशियन नहीं हो, लेकिन आप कौन हो, आप पूरे विश्व के नागरिक हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे विश्व के जो चीजें हैं उसको एक जगह बैठ के पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। मैं अपनी चीज तुम्हें दूंगी, तुम अपनी चीज मुझे दो, बस यही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ठीक है। तो इससे देखिए, इससे कितना अच्छा हो गया ना, हमारे पास जो चीज की कमी थी वो हमें मिल गई, उनके पास जो चीज की कमी थी वो उनको मिल गया, हम जॉब्स भी कर रहे हैं, हमको सर्विस या जैसे नेट वगैरह भी मिल गया, बहुत कुछ हो गया ना, इससे बहुत हो गया। तो क्या हो गया ना, एक देश से दूसरे देश में मैं बिजनेस कर सकती हूँ, मैं व्यापार कर सकती हूँ, मैं ट्रेड कर सकती हूँ। ठीक है। अभी ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी का। इकोनॉमिक्स का काम क्या है, हम इकोनॉमिक्स क्यों ही पढ़े, इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़े कि हमें कुछ बनाना है, उत्पादन करना है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, उत्पादन करने के बाद क्या करना है, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट, यानी हमें उसको देना है, छोड़ना है, जहां जहां जरूरत है उसको दे देना है उन्हीं जगह पे कि अच्छा यहाँ पे गेहूं चाहिए, यहाँ पे सब्जी चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, तो उन सब जगह पे हमें उनको बांटना है। बांटने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किस जगह पे किस चीज की जरूरत है। तो किसी को अगर जरूरत है गेहूं की, उनको हम गेहूं देंगे और हमें रिजल्ट में पैसा मिलेगा। अगर हमें जरूरत है तेल की, किसी देश से हम तेल लेंगे, किसी देश को हम अनाज दे देंगे, तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। और एक्सचेंज करने के बाद क्या कर रहे हैं, उस चीज को वैसे ही नहीं रख देंगे ना। कंजम्पशन का मतलब क्या है, उसको ले लेना, उसको भोग करना, उसको खरीद, उसको अपना ले लेना, अपना बना लेना। तो क्या होता है ना कि कोई चीज हम बनाते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, उसको बांटते हैं, बांटने के बाद देखते हैं कि कहाँ उस चीज की जरूरत है, उस वही जगह पे वो जाए, और जब हमें वो चीज मिलती है तो हम उसको प्राप्त करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं, तो उत्पादन करते हैं। देखते हैं कहाँ पे उत्पादन करने के समय कितना कम खर्चा हो, अगर कम खर्चा हो तो हमारी जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो ज्यादा होगा। फिर जब वो चीज बनती है उसको हम दे देंगे जहां पे उसकी जरूरत है, लेकिन हाँ जहां पे जरूरत है वहीं पे देंगे, जहां जरूरत नहीं है तो वो चीज बिकेगी नहीं ना, वो चीज नष्ट हो जाएगी, हमारे पास वापिस आ जाएगी, फिर उसको बनाना ही बेकार हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, भविष्यकाली नियोजन। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जरूर अगर भविष्य में उस जगह की जरूरत है, उस सामान को बनाना जरूरत है, तभी हम उस सामान को बनाएंगे, वरना उस सामान को हम नहीं बनाएंगे। और अगर डिमांड आती है तो ही सप्लाई करेंगे, बस डिमांड सप्लाई का खेल है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। जैसे कि अभी कोयले की जरूरत है तो हम कोयला बनाएंगे, अगर कोयले की जरूरत नहीं है तो हम कोयला नहीं बनाएंगे, हम उन्हीं जगह पे कोयला बेचेंगे जहाँ पे जरूरत है। और फिर उन लोगों को भी वो चीज काम में आना चाहिए ना। अगर मुझे कोयला जरूरत नहीं है तो मैं आपसे क्यों ही खरीदूंगी,
खरीदने के बाद वो तो नष्ट होगी, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। बस यही है इकोनॉमिक्स का काम। ठीक है, यस मैम। अभी इकोनॉमिक्स क्या करता है मैंने आपको समझाया, ग्लोब को एक बनाता है। ये जो सामान इधर उधर नहीं जा सकते, लोग नहीं जा सकते, इतना जो हमारे ऊपर बंधन था ना वो खत्म हो गया। फिर हम भी ये स्लाइड हमारा लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम एंड करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम ना लोगों की कार्य क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। मान लीजिए आज मैं इंडिया में हूँ, मुझे पता है कि मुझे अमेरिका जाना है जॉब के लिए, क्या मैं अच्छे से काम नहीं करूंगी? आप बताएंगे, करूंगी ना? करूंगी, Yes, करेंगे ma'am. मैम। यस है मैम ना? हम करूँगी। तो मेरी जो कार्य क्षमता है वो भी इकोनॉमिक्स बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा करूंगी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे जॉब मिलेगा, मुझे बेटर जॉब मिलेगी, मुझे सैलरी मिलेगी, है ना? फिर वो क्या करता है, आर्थिक समतल, यानी अगर मेरे पास कम है तो मैं अच्छा पढ़ाई करके अच्छी जॉब लेकर के बेटर कर सकती हूँ, तो मेरी आर्थिक व्यवस्था की उन्नति हुई या नहीं हुई? आप लोग बताएंगे मुझे, हुई ना? हुई मैम। हाँ, तो यस मैम। ये चीजें मुझे कौन सिखा रहा है? ये चीजें मुझे इकोनॉमिक्स सिखा रहा है। अर्थ। ठीक है, अर्थव्यवस्था सिखा रहा है। यस मैम। Yes, यहीं ma'am. तक रखेंगे आज। चैप्टर को अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट डे आएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सभी को? यस मैम। हाँ जी, बाय मैम, गुड नाइट। होमवर्क मैम। हाँ जी, गुड नाइट। होमवर्क क्या है मैम? होमवर्क है चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। बाय, गुड नाइट मैम। चलिए, बाय मैम। थैंक यू। बाय मैम। संगीता मैम, आई लीव द मीटिंग। हाँ हाँ मैम, ओके, प्लीज।